सो आप इस तरह से अगर दवाइयां रिपीट करेंगे तो एग्रीवेशन नहीं। हमको डराया जाता था कि होम्योपैथिक एग्रीवेशन बहुत कॉमन होते हैं, आप दवा दोगे एग्रीवेशन होगा, और हम लोग डर डर के दवाई देते थे। वी वर अफ्रेड ऑफ सीइंग एग्रीवेशन, बट हकीकत है सिंस आई रियलाइज दैट व्हाट इज द रीजन फॉर एग्रीवेशन, aggravations, homeopathic aggravations, strong aggravations only occur if your remedy selection is wrong, if your potency selection is wrong, or if you repeat your medicine too frequently. अगर आपकी दवा सही है, अगर आप मिनिमम डोज दे रहे हो और आप लिक्विड सॉल्यूशन दे रहे हो, you will never see it. At least I don't see. In my practice, aggravations are a rarity. बहुत rare. जो हम दूसरे क्लासिकल होम्योपैथ की क्लिनिक पे देखते हैं कि हर दूसरा मरीज, हर तीसरा मरीज एग्रीवेशन लेके आ रहा है, दैट शुड नॉट हैपन। सेकंड अफोरिज्म में लिखा है ना कि द क्योर हैज टू बी जेंटल, लिखा है ना द क्योर हैज टू बी जेंटल। तो हमारा इलाज ऐसा कैसा है कि हम पहले मरीज को और बंद करेंगे। आई सी क्लासिकल होम्योपैथ जो कि 1 and 10 की दवाई खिला देते हैं मरीज को और पूरा स्किन उखड़ जाता है, डर्मेटाइटिस फैल जाता है पूरे, वेरी अच्छी बीमारी पहले तो बढ़ती है, एग्रीवेशन हो रहा है, होम्योपैथिक एग्रीवेशन हो रहा है, बीमारी बाहर निकल रही है। Who says बीमारी बाहर निकल रही है? I mean obviously disease does move from more important to less important organ, but इस तरह से थोड़ी बाहर निकलती है। हैनीमैन कहता है क्योर हैज टू बी जेंटल। वो 6 महीने आदमी एग्रीवेशन से परेशान हो रहा है, तो पहले इतने से हिस्से की खुजली से दुखी था, अब तुमने उसका इतना हिस्सा और उसमें उलझा दिया है। इज दिस एग्रीवेशन? इज दिस होम्योपैथिक एग्रीवेशन? होम्योपैथिक एग्रीवेशन क्या कहता है? इट इज स्लाइट इंटेंसिफिकेशन, स्लाइट एंड ट्रांजिएंट इंटेंसिफिकेशन। अगर बीमारी फैल रही है तो इज इट स्लाइट इंटेंसिफिकेशन? अगर वो 6 महीने फैली हुई है तो इज इट ट्रांजिएंट इंटेंसिफिकेशन? तो अगर स्लाइट इंटेंसिफिकेशन नहीं है, ट्रांजिएंट इंटेंसिफिकेशन नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट होम्योपैथिक एग्रीवेशन। तो जो लोग खुश होते हैं स्किन की डिजीज फैली हुई देख के, दे आर मिस्टेकन। होम्योपैथिक क्योर हैज टू बी जेंटल। बढ़ाने काम नहीं है हमारा, मरीज को आराम देना, उसकी तकलीफ बढ़ानी है, आराम देना। बट आराम देने का मतलब ये नहीं होता वेरिएशन। आराम देने का मतलब ये नहीं होता कि आप इसको वेरिएट करने की कोशिश करें, नहीं। द आइडियल इज, एंड दिस इज द हाईएस्ट आइडियल, दैट इज द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर दैट वी डिस्कस, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू फॉलो। आई एम नॉट सेइंग दैट वी विल अचीव दैट हाईएस्ट आइडियल इन एवरी केस, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। पर कोशिश तो करें ना, कोशिश तो करें। कोशिश तो जो बेस्ट पॉसिबल है उसकी करनी चाहिए ना। कोशिश ही कम की करोगे तो हासिल क्या होगा? कुछ नहीं। सो उसी चीज से आता हूं कि होम्योपैथी धीरे काम नहीं करती, रैपिडली काम करती है अगर आप एनिमल की इन कंडीशंस को फॉलो करो। और ये कंसेप्ट है कि हम धीरे धीरे लेयर्स हटाएंगे, धीरे धीरे बीमारी बाहर आएगी, धीरे धीरे क्योर होगा। इसके लिए किसी शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है, जिसे दिलजीत सिंह ने अपने शब्दों में कराया है। इसका उसने तो रोमांटिक मूड में लिखा है, अब तुम इसको होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव से सुनो। सरकती जाए रुख से नका, आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता मतलब स्लोली। जैसे हम लेयर धीरे धीरे हटाते हैं, शायर कहता है सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। आगे पूछो कितना आहिस्ता, तो आगे क्या कहता है शायर? सरकती जाए रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जना, आहिस्ता आहिस्ता।
जितनी आहिस्ता से शायर ने रुख से नकाब हटाया है, उससे ज्यादा आहिस्ता से हम पर्दे हटाते हैं बीमारियों की. सो बट मरीजों के साथ हमको शायरी नहीं करनी. मरीज नीड प्रैक्टिकल क्विक रिजल्ट. अगर होम्योपैथ प्रैक्टिकल और क्विक रिजल्ट देंगे तो मरीज आपका एलोपैथ के पास नहीं भागेगा. सो लेट्स नाउ डिस्कस सम केसेस where we were able to achieve those quick results. Most of the cases have been treated using liquid solutions. The first case that we are going to discuss today this case we have discussed this case last week, so we are not going to discuss it today. The case of the female with pain abdomen. So this is a case of a female, 24 years old female, who was suffering from polycystic ovarian syndrome. Do you know what is PCOS? PCOD, PCOS पढ़ा है? पढ़ा है ना PCOD? What happens in PCOD? Normally हर महीने जब फीमेल ओव्यूलेट करती है तो एक ओवरी में एक सिस्ट बनती है. ओव्यूलेशन के टाइम पे उससे स्ट्रक्चर होती है और उसमें से एग बाहर आता है. इन केस ऑफ पीसीओएस और पीसीओडी व्हाट हैपेंस दैट मल्टीपल फॉलिकल्स स्टार्ट मैच्योरिंग एट द सेम टाइम. ठीक है. और जब ये मल्टीपल फॉलिकल्स मैच्योर करते हैं तो अक्सर इनमें से एक भी बर्स्ट नहीं होता. What it causes it is always accompanied with hormonal disturbances. There is a disturbance in the level of FSH and there is a disturbance in the level of testosterone. The testosterone in such females is often raised and so is FSH. This results in delayed periods, irregular periods. पीरियड्स आते ही नहीं है, महीना नहीं आएंगे, 2 महीना आएंगे, आ जाए, 3 महीने बाद आए, 1.5 महीने बाद आए, कुछ नहीं पता होता. Often there is lot of dysmenorrhea in such periods. There is lot of masculization because of increased testosterone. चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं. So and this is nowadays very common problem, very common problem. अक्सर ये फीमेल्स की बीमारी कभी जिंदगी में ठीक नहीं होती है. एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है? एलोपैथिक ट्रीटमेंट में द पंक्चर ईच सिस्ट विद अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके एक सिस्ट को पंक्चर करते हैं. बट दैट डज नॉट प्रिवेंट फ्रॉम द सिस्ट फ्रॉम रीफॉर्मिंग एंड दैट इज नॉट अ क्योर इन एनी वे बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द अंडरलाइंग प्रोसेस. The cysts that we are seeing, that they are not the cause of the problem, they are result of the problem. तो उस cyst को हटाने से कुछ नहीं होगा, तो वापस बन जाएंगे 2-4 महीने. Another problem that such females face is infertility. Because the ovulation is not systematic, ovulation often not occurs, periods are irregular, plus there is menstrualization, the level of female hormones is relatively less. So such females often suffer from infertility, and these cases are of such tremendous size that I cannot tell you. Unless until you are sitting on your own clinic, it's very difficult for you to comprehend the level of epidemic that is present in India now. This is literally at the level of an epidemic. At least 3 to 4 girls out of every 10 who come to our clinic, they have multiple cysts in their ovaries. I don't say that all have PCOS or PCOD, but majority of them have multiple cysts in their ovaries. The question is what is causing it? And every female that comes with irregular periods, especially young girls, we often get an ultrasonography done and we find that the patient has multiple cysts in both ovaries. Now this case, the presenting complaint was irregular menses.
and the patient came with a diagnosis of PCOS because it was not a diagnosis that I did. The patient was already having this problem since 2 years. 2 साल से दिक्कत थी पेशेंट को, 24 साल की पेशेंट थी यानी 22 साल के आसपास उसको ये प्रॉब्लम शुरू हुई. एंड द लास्ट सोनोग्राफी दैट, एंड ये पेशेंट कब आया हमारे पास? 24/8/2008 को, 24 अगस्त 2008 को 23 दिसंबर 2007 की सोनोग्राफी लेके आया था पेशेंट. एंड व्हाट डिड द सोनोग्राफी शो? The sonography showed few tiny cysts in the right ovary and multiple tiny cysts in the left ovary. This is the sonography report. You can see the cysts here. ये लाइन में अरेंज हो रखी है, काली 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 काली. These are the cysts. अब इस केस में what else apart from irregular menses? What else the patient gave? What other symptoms that the patient gave? That the patient was having pain in both arms, and it was ameliorated by pressure. दबाने से आराम मिलता था, but that amelioration was transient. थोड़ी देर आराम रहा, जितनी देर दबाया उतनी देर आराम रहा, फिर वापस हो गया. Patient also used to suffer from occipital headaches, but there was no marked modality and there was no fixed pattern. कि कभी-कभी हो जाता है. Past करंट मेडिकल हिस्ट्री में उसके और उसके हमने कोई सिम्टम्स नहीं, ज्यादा कोई सिम्टम्स नहीं दिए. पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हमने तो हमको मिला कि एट द एज ऑफ 7 or 8 द पेशेंट हैज सफर्ड जॉन्डिस. ठीक है. फिर हमने उसकी जनरलिटीज देखी. पेशेंट जब आपके पास क्लिनिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं मिलते, देन व्हाट डू यू मूव ऑन टू? जनरल्स, फिजिकल जनरल्स एंड मेंटल जनरल्स. What do physical generals and mental generals comprise of? Thirst, appetite, desire, aversion, sweat, thermal reaction. ठीक है. So we took the case because the patient was not giving any other complaints. Symptoms नहीं दे रही थी पेशेंट का हमको. बहुत सारे अगेन दिस इज रिलेटिवली वन साइडेड केस. जब आपके पास पेशेंट सिर्फ एक पैथोलॉजी लेके आता है, एक सिम्टम 2 सिम्टम उस पैथोलॉजी के बोलता है और कहता है कि मुझे और कुछ नहीं, यू जस्ट ट्रीट मी फॉर दिस, और आप उसके साथ कितनी भी माथापोड़ी कर लो, पेशेंट उन 2-4 सिम्टम्स के बाहर मूव नहीं करता है. नाउ दिस अगेन इटसेल्फ वुड बी एन इंडिकेशन दैट पेशेंट वुड बी एन एडमिट पेशेंट हु इज रिजर्व्ड, हु डजंट वांट टू ओपन अप. But here this was not the case. The patient उसको कोई दिक्कत थी नहीं, कोई इरेगुलर पीरियड आ रहे, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो अब उस केस में क्या करें? So we move on to generals and we ask for the patient what does she like to eat. ठीक है, हमने थर्स्ट पूछा, एपेटाइट पूछा. पेशेंट थर्स्ट मॉडरेट था, ठीक है पानी पी लेते हैं, प्यास लगती है. एपेटाइट ठीक है, खाने में क्या अच्छा लगता है? खट्टा और नमकीन बहुत अच्छा लगता है. देखिए मैंने +3 मार्क किया होगा. अ सिम्टम, मैंने लास्ट टाइम भी एक आता, सिम्टम डज नॉट बिकम इम्पॉर्टेंट सिंपली बिकॉज इट इज देयर. अ सिम्टम बिकम्स इम्पॉर्टेंट इफ इट इज इंटेंस. स्पेशली फूड की जो डिजायर वर्जन्स हैं. आज किस बच्चे को चॉकलेट अच्छी नहीं लगती? कौन सा बच्चा कुरकुरा नहीं खाता? खाते हैं, सब खाते हैं. तो अगर बच्चा चॉकलेट खाता है, टॉफी खाता है, दैट डजंट मीन कि उसकी क्रेविंग है चॉकलेट की या टॉफी. You cannot take that as a symptom. You can only take that as a symptom. There is a difference in desire and there is a difference in craving. एक लाइक करना, पसंद करना और क्रेव करना, दोनों फर्क होता है. अगर क्रेव कर रहा है पेशेंट, बहुत पसंद है, तब तो वो सिम्टम है. और पेशेंट का मुझे नमकीन चीज अच्छी लगती है, दैट इज नॉट अ सिम्टम. कितनी अच्छी लगती है, how much you relish, how much you want it, how much your emotions are associated with that food. That is what makes a food desire or aversion a symptom. So here this lady gave us +3, very marked desire for sour and salty food. Thermal reaction हमने पूछा पेशेंट का, तो पेशेंट ने कहा कि उसको गर्मी ज्यादा लगती है. The warmth aggravates.
और कुछ पूछा तो उसने पेशेंट, this is how I take a case. Normally I don't ask specific symptoms, and normally the way I'll discuss the method of case taking also, but the key feature is कि हम पेशेंट से लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछते, पेशेंट जहाँ रुक जाता है उसको पूछते हैं और कुछ समथिंग एल्स। सो जब उससे पूछा और कुछ तो उसने कहा कि हमारे हाथ ज्यादा गर्म रहते हैं, palms remain hot. So this was the case. What we get in this case was that this was the whole case. Okay, limited information. What we have: irregular menses, pain in arms, better by pressure, plus thermal hot, food we desire, starving salt. This is all we got. How do we treat the patient with such limited set of information? How do we visualize the case? Let's see what we did. We repertorized the case with 3 basic symptoms: food, desire, food and drinks, sour acids, desire. पहला रूप जनरलिटीज में मिलेगा आपको। दूसरा फूड एंड ड्रिंक्स, सॉल्ट और सॉल्टी फूड डिजायर्स, अगेन जनरलिटीज में, और जनरलिटीज में ही वार्म टेम्परेचर बिकॉज द थर्मल वॉज हॉट, पेशेंट को गर्मी ज्यादा। अब इन 3 टॉपिक्स को हमने लिया, तो व्हाट यू कैन सी हियर इज द मेडिसिन दैट केम: नाट्रम्यूट, वेरेट्रम एल्बम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, phosphorus, calcaria, carbohydrate, sulfur, chonium, medeorenum, thuja and apis. अच्छा, मजे की बात अब आपको बताऊं, बहुत सारे क्लासिकल होम्योपैथ्स जो भी अपने आप को सिंगल रेमेडी प्रैक्टिशनर कहते हैं, सिस्टिक लीजन है, सिस्टिक लीजन है, एपिस दे दो नेट्रम। क्लासिकल आपकी पेशेंट की इंडिविजुअलिटी कहां गई? हमने पैथोलॉजी की इंडिविजुअलिटी थोड़ी पूछनी है, खाली दवा ऐसी होनी चाहिए जो पैथोलॉजी और पेशेंट दोनों को कवर करे। एक को ना, सिमिलिनम शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव सिमिलिनम, नॉट अ वन साइडेड सिमिलिनम। द केस कैन बी वन साइडेड बट द सिमिलिनम कैन नॉट बी वन साइडेड। द सिमिलिनम हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो अब इस केस में हमने, हमारे पास दवाइयां आ रही है, नाट्रम्यूल, वेरेट्रम एल्बम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, फॉस्फोरस, कैल्केरिया, कार्बोवेट। व्हाट वी डिड इन दिस केस वाज कि हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन थी, उससे हमने इसको अब इन दवाओं को क्रॉस किया। हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन और दी पेशेंट में। क्या 2 इंफॉर्मेशन थी? एक तो पाम्स रिमेन हॉट और हेडेक होता है ऑक्सीडेटिव। देखो, मार्ग नहीं है सिम्टम्स, लेकिन अब हमको डीडी करना है, तो हमने इन दवाओं को क्रॉस रिपर्टाइज किया फर्दर इन 2 रूटीन से: हीट, अपर लिम्स, पाम्स, और हेडेक, ऑक्सीडेटिव। Although the headache was not marked, उसकी कोई स्पेसिफिक मोडालिटी नहीं मिली, कोई पीरियोडिसिटी नहीं मिली, कोई एम्यूलेशन नहीं मिला, कोई कॉन्कॉमिटेंट नहीं मिला, बट सिंस द लोकेशन वॉज स्पेसिफिक कि हर बार ऑक्सीडेट में होता है, इट itself becomes headache। तो हमारी दवाई ऐसी होनी चाहिए जो इस लोकेशन को कवर करे हेडेक। नेट्रम्यूल का हेडेक कहाँ होता है? हमको दवाई ऐसी चाहिए जिसका हेडेक होता हो यहाँ, हमको दवाई ऐसी चाहिए जिसमें एरियो में गर्मी होती है। हमने केस को क्रॉस किया फर्दर और हमारी दवाई निकल के आई फॉस्फोरस। तो मेडिसिन, अब देखो, न तो यहां पर कोल्ड ड्रिंक्स की डिजायर है, न पेशेंट बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, ठीक है, रिजर्व नहीं है पर ओवरली फ्रेंडली भी नहीं है, लेकिन फिर भी फॉस्फोरस आ रही है। तो क्या हम फॉस्फोरस देंगे या नहीं देंगे?
Yes, a medicine is selected not on the basis, selected or deselected not on the basis of symptoms that it does not cover. It is selected on the basis of the symptoms that it covers. हर मरीज में हर दवा का हर सिम्टम नहीं मिलता, हर सिम्टम हर मरीज में थोड़ी मिलेगा। एक्रोनाइट के 3000 सिम्टम्स से 3-4000 सिम्टम्स दिए हुए शायद एलेंस एनसाइक्लोपीडिया में, सल्फर के शायद 10-12 सिम्टम्स होंगे, फॉस्फोरस के 5-7 सिम्टम्स होंगे। तो क्या हर मरीज में वो सारे सिम्टम्स मिलेंगे? और सारे सिम्टम्स नहीं मिलेंगे तो क्या तुम वो दवा नहीं लोगे? हमें ये नहीं देखना कि यार ये पर्टिकुलर सिम्टम नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं देखना है कि सबसे अच्छी दवा कौन सी कवर कर रही है, विच इज द बेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सिम्टम अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स दैट द पेशेंट इज गिविंग। ठीक है, सो व्हाट वाज द रिजल्ट? हमने पेशेंट को फॉस्फोरस 30 लिक्विड सॉल्यूशन दी दिन में 2 बार 1 महीने के लिए। एंड व्हाट वाज द डेट ऑफ द कंसल्टेशन? 24th August 2008। फर्स्ट फॉलोअप पेशेंट का चॉइस 9 2008। अच्छा, इससे पहले इस पेशेंट की LNP कब की हो गई? तो पेशेंट हमारे पास चॉइस 8 को आई थी, हमने 1 महीने की दवा दी। अगली पेशेंट ने विजिट कब करी? चॉइस 9 को। ठीक है, और पेशेंट ने आगे बताया कि उसको पीरियड्स 4 दिन बाद आ गए तो दवाई शुरू कर दी। ठीक है, LNP चॉइस 8 को हमारे पास पेशेंट आया, पेशेंट ने बताया 28-8 को पीरियड्स आ गए थे। सो एंड दिस कंसल्टेशन वाज ऑन 24/9/08। पेशेंट ने कहा शी इज जनरली बेटर, देयर इज नो कंप्लेंट एंड द पीरियड्स केम ऑन 24/9/08। अब एक बार तो पीरियड फटाफट आ गए, बट दैट डजंट मीन द पेशेंट इज क्योर्ड। PCOD के केसेस में लगातार जब तक कई महीने पीरियड्स ठीक नहीं है तब तक यू कैन नॉट से दैट द प्रॉब्लम हैज बीन करेक्टेड। सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने चॉइस 9/08 को पेशेंट को फिर फॉस्फोरस 30 लिक्विड सॉल्यूशन BDD फॉर 1 month। So the medicine has been given for 2 months now. What's the result of that? Follow-up पेशेंट हमको देता है 9/11/2008 को। ठीक है, पिछला फॉलोअप कब था? 24/9, यानी लगभग 1.5 महीने के बाद पेशेंट हमको दूसरा फॉलोअप देता है। क्या पेशेंट ने बताया कि देयर इज नो पेन इन बैक, और कुछ सिम्टम्स दिए थे पहले पीरियड का दर्द रहता है। There is no pain in back, there is no pain in arms, there is no headache। इस दौरान देखो पहला पीरियड कब आया था? दवा शुरू करते ही 28/8 को आ गया था। अब उस बीच में जब पेशेंट हमारे पास दूसरी कंसल्टेशन में आया तो ऑलरेडी 1 महीना हो चुका था, और फिर हमने उसको 1 महीने की दवा दी। 1.5 महीने बाद पेशेंट आया तो 2.5 महीने का गैप हो गया। इस दौरान हमने उसको 2 बार दिया। ठीक है, तो चॉइस 8 के बाद 28/8 को पहला पीरियड आया था, 28/8 के बाद दूसरा पीरियड आया 26/9 को, तीसरा पीरियड आया 28/10 को रेगुलर। अब क्या हुआ? साथ में पेशेंट कहता है मेरे कोहनी पे कुछ इरप्शंस हो गए, जो हम एक्सटीरियराइजेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, there are some eruptions on elbow. Is it a good sign or bad sign? Good sign, excellent sign. The deep-seated complaint has gone and there is an exteriorization. जब बाहर तकलीफ आ रही है, less important problem में तकलीफ आ रही है, that means the patient's vitality has improved. Now her deeper organs are not sensitive, not susceptible to disease process. The more superficial organs are now susceptible. So here the lesion has appeared. What should we do in such a case? Placebo. Why? एनिमल ने अभी मैंने तुमको अखबार से पढ़ाया था, उसमें क्या लिखा था?
as long as the cure is, as long as there is dramatic improvement, you should not repeat. यही पढ़ाया था. तो देयर वॉज अ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट. हमने दवा दी, 2 महीने लगातार, 3 महीने से रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, सो वी शुड नॉट इंटरवीन. सो द प्रिस्क्रिप्शन इज प्लेसिबो फॉर 1 month. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. चौदह 12/2008 को नेक्स्ट कंसल्टेशन रहा, 1 महीने बाद. पेशेंट ने कहा कोई फर्दर चेंज नहीं है. ठीक है, लास्ट पीरियड्स कर रहा है पेशेंट के. So the last periods of this patient were 28/10 तो लास्ट पीरियड आए. 28/10 के बाद इरप्शन आ गए एल्बो पे. हमने पीएल प्रिस्क्राइब किया. नेक्स्ट पीरियड्स कब आने चाहिए थे? 28/11 के आसपास. 28/11 के आसपास पीरियड्स आने चाहिए थे. 14/12 को मेरे पास पेशेंट आई. 15 दिन ऊपर हो चुके थे, पीरियड्स नहीं आए. बट द स्किन वॉज, इरप्शन वॉज स्टिल देयर. व्हाट शुड बी डन इन सच अ केस? मैंने ये कहा था कि अगर अच्छा इंप्रूवमेंट चल रहा है तो इंटरवीन नहीं करो. अगर एक्सटीरियराइजेशन हो रहा है तो इंटरवीन नहीं करो. मैंने क्या किया, मैंने फॉस्फोरस 30 वापस रिपीट करी, क्योंकि ये 15 दिन पीरियड्स ऊपर हो गए थे. मुझे लगा शायद 1 महीने पीएल इसको रिपीटेशन की जरूरत है, इसलिए मैंने पेशेंट को वापस फॉस्फोरस 30 लिक्विड सॉल्यूशन दी फॉर 1 month. What was the result? अट्ठाईस 12 को हमारे पास पेशेंट वापस आ रहा है और अभी भी पीरियड्स नहीं है. अब चॉइस यानी 28/10 के बाद 28/12 तक पीरियड्स. टेंशन की बात, गड़बड़ कर दी केस के साथ हमने. दिस वॉज माई मिस्टेक. 10-15 दिन शुगर होकर हो जाने देता, कोई फर्क नहीं पड़ता. बॉडी को टाइम लगता है ना सिस्टम्स को ठीक करने में. कई बार पीरियड्स वैसे ही लेट हो जाते हैं 10-15 दिन, स्पेशली अगर किसी फीमेल को टेंडेंसी हो डिले में पीरियड्स की. आई शुड नॉट हैव इंटरवीन, बट आई डिड. और खामियाजा क्या होता, 1 महीना और पीरियड्स नहीं है. अब क्या करूं? अब न उसके सर दर्द, न उसके हाथों में दर्द, न उसकी पीठ में दर्द. वी हैव नथिंग एल्स टू प्रिस्क्राइब ऑन. इन सच अ केस, but the patient is still the same. There is no other change. So I believe that the same remedy in a different potency might be able to take the case forward. Okay? So what I did in this case was, I gave this girl a dose of phosphorus 1N on 28/12. फॉस्फोरस 1N का 1 डोज दिया और 2 हफ्ते की प्लेसिबो दी. और फॉस्फोरस 1N का 1 डोज देने के बाद पेशेंट हमारे पास 18 जनवरी को वापस आई. और व्हाट शी टोल्ड अस की उसको पहले तकलीफ तो कोई थी नहीं. द पीरियड्स आर कम जस्ट 1 day बिफोर, दैट वाज ऑन 17 जनवरी. ठीक है, 17 जनवरी को पीरियड्स वापस आए. 14 जनवरी को उन्होंने सोनोग्राफी कराई थी. एंड सोनोग्राफी की रिपोर्ट क्या बताती है? देयर वर फ्यू टाइनी सिस्ट इन लेफ्ट ओवरी. देयर इज नो सिस्ट नाउ इन राइट ओवरी. देयर इज स्टिल सम सिस्ट इन द, दैट मींस द डिजीज प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटली गॉन. ठीक है, तो हमने इस फीमेल को 18 जनवरी 2009 को वापस देखा.
तो उसने हमको बताया कि 17 जनवरी को उसको फिर पीरियड्स आए, 14 जनवरी को उन्होंने सोनोग्राफी कराई थी जिसमें राइट ओवरी में एक केसेस नहीं थी, लेफ्ट ओवरी में कुछ कैंडिसेस मौजूद थी। तो व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ? Wait and watch, because now the medicine has kicked in again. जो पीरियड्स 2 महीने रुक गए थे हमारी गलती की वजह से, they have now reappeared. अब हमको वापस पीएल पे जाना है, तो हमने पेशेंट को क्या किया, यहाँ पर वापस पीएल की दौड़ पे दिया। पेशेंट को फिर पीएल दी। पेशेंट हमारे पास 22 फरवरी को आया, 22 फरवरी को पेशेंट आया, पेशेंट ने कहा उसे 14 फरवरी को वापस कीजिए। 14 फरवरी से पहले कब हुए थे? 17 जनवरी। 17 जनवरी के बाद 14 फरवरी, ठीक है। उसके बाद हमने फिर पीएल दी। फिर पेशेंट हमारे पास 21 मार्च को आई, 21 मार्च को हमने पेशेंट को फिर पीरियड दी, तब तक उसको पीरियड्स आए नहीं, ठीक है। फिर पेशेंट 23 अप्रैल को आई हमारे पास 21 मार्च के बाद, तो उसने बताया कि उसे 27 मार्च को पीरियड्स आ गए, यानी लगभग 1 महीने के इंटरवल पे उसको पीरियड्स आ गए। फिर हमने उसको 23 अप्रैल को फिर दवाई दी, 1 महीने के लिए फिर पीरियड दी। फिर पेशेंट फॉलोअप में आई हमारे पास 18 मई 2009 को, और उसने कहा मुझे 2 मई को पीरियड्स आ गए थे, यानी 27 मार्च के बाद 2 मई, लगभग 1 महीने का गैप, 1 महीना 4-5 दिन, ठीक है ना, 1 महीना 4 दिन। तो आप देखो कि जब से फॉस्फोरस रनिंग दी, लगभग हर महीने उसके पीरियड्स आए हैं। 17 जनवरी, 14 फरवरी, 27 मार्च, 2 मई, और उसके बाद का भी एक फॉलोअप है हमारे पास यहाँ पर 8 जून को, 2 महीने के बाद फिर 8 जून को उसको पीरियड्स आए, और उसके बाद भी वो पेशेंट धीरे धीरे समझी उसकी नेचुरल साइकिल की, कि अपार्ट फ्रॉम दोस 2 मंथ्स जहां पर हमने फॉस्फोरस गलती से रिपीट कर दी थी, पूरे लगभग 1 साल का फॉलोअप है हमारे पास। 1 साल में 1-2 महीनों को छोड़कर रेगुलरली उस लेडी को पीरियड्स आए हैं, और उसके बाद ये भी हमारे पास फॉलोअप्स हैं। पेशेंट को हैज बीन एसिम्प्टोमेटिक सिम्पटम्स, उसको रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, उसकी सोनोग्राफी शोज देयर आर नो सिस्टम। तो दिस इज द केस ऑफ पीसीओडी। अब यही केस अगर नहीं ट्रीट हुआ होता टाइम पे, 24 साल की लड़की थी, उसकी शादी होती, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती, फिर फर्टिलिटी सेंटर्स के चक्कर लगाती रहती, इट वुड हैव बीन अ हैरोइंग एक्सपीरियंस। विद होम्योपैथी दिस लाइफ वाज सेव्ड विद मिनिमल। एक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं, देखो इलाज अब यहाँ पे हमारे पास फॉलोअप तो 8-9 महीने के हैं, जो हमने उसको अंडर ट्रीटमेंट रखा, किसी को देते रहे, साल भर हम देते रहे, बट एक्चुअल कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहा, उसको दवा देने के बाद पीरियड्स एकदम शुरू हो गई नहीं रेगुलर। तो इज दिस वैलिड और नॉट? हमने ये थोड़ी कहा कि 6 महीने दवा खाओगे तब तुम्हारी पीरियड्स रेगुलर होगी। स्लो कब होती? स्लो कब होती? अगर मैं कहता कि 6 महीने 8 महीने दवा खाओगे तब पीरियड्स रेगुलर होंगे। अभी 3 महीने में आ रहे हैं तो पहले 2 महीने में आएंगे, फिर 1.5 महीने में आएगा, फिर 8 महीने बाद शायद 1 महीने से आना चाहिए। नहीं, दिस इज नॉट इट इज सपोज टू वर्क, दिस इज नॉट द वे इट इज सपोज टू वर्क। If your remedy is right, you should be able to correct the hormonal disturbance. And if the hormonal disturbance has been corrected in the very first month, then the period should be regular from the very first month. And this is what we see in this case, that apart from the point where we repeated the phosphorus 30 unnecessarily, the case continued to have menstrual cycle, menstrual periods every month regularly. विदाउट एनी ब्रेक, 2-4-5 दिन ऊपर नीचे चलता है, पर हर महीने रेगुलर पीरियड्स उस दिन से 2008 का केस से आज तक शेयर किया हुआ। प्लस कॉन्फर्मेटली वी हैव द यूएसजी रिपोर्ट्स दैट द पेशेंट हैज नो सिस्टम। सो दिस इज अ क्रॉनिक केस। 2-2.5 साल की पैथोलॉजी लेके पेशेंट हमारे पास आया, ऐसी बीमारी लेके आया जो कि बहुत आसानी से एलोपैथी में जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसकी और बहुत सारी ग्रेव कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर वो डिजीज ठीक नहीं की जाती तो।
and what we see is that it just show, और हमारे पास 3 महीने बाद की भी रिपोर्ट है यूएसए की, जिसमें हमने देखा कि राइट साइड की सारी चीज जा चुकी थी, लेफ्ट साइड में कुछ बची नहीं थी. So the patient was already going towards significant improvement even in those first 3 months. And it just took 1 month for the patient to resume her regular periods. तो अब यहाँ देखो हमारे पास बहुत सारे मेडिकल्स नहीं थे, बहुत सारे दुनिया भर के सिम्टम्स नहीं थे, yet we are able to identify, pinpoint one medicine which, and what we did, minimum first condition, second condition NMN की, the disease should be, the medicine should be potentized, and third condition should be, the medicine should be given in water doses. That is what we did, liquid solution, repeated at regular frequent intervals till there is marked improvement. जहां पर हमने marked improvement के साथ छेड़छाड़ करी, back to square, फिर उसको ट्रैक पे लेके आए और फिर हमने उसको नहीं छेड़ा. We allowed the body to take care of the process, and the body took care of the process, and the disease was gone. So this is how the cases should be treated. This is how patients of any disease. एनीमिया ये कहता है कि हम लोग दवा क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि हम लोग डिलीजेंस नहीं करते. हम लोग डिलीजेंस समझते हो, हार्ड वर्क करना. डिलीजेंस मीन्स ईमानदारी. जब आप कोई मेहनत से ईमानदारी से कोई काम करते हो, पूरे मन से सच्चे मन से कोई काम करते हो, देते हो वर्किंग डिलीजेंस. हम लोग प्रेजुडिस होके अपने नोशंस लेके क्लिनिक पे बैठते हैं कि ये दवा होम्योपैथी में इस पोटेंसी में देनी है, ये दवा उस पोटेंसी में देनी है, बेलोडोना अक्यूट है, एकोनाइट अक्यूट है, जैल्सीमियम अक्यूट है. वो क्रॉनिक केस में हमको बेलोडोना का क्रॉनिक केस दिखता है ना, जैल्सीमियम क्रॉनिक केस. क्यों? क्योंकि हमको कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि बेलोडोना इज एन अक्यूट रेमेडी, जैल्सीमियम इज एन अक्यूट रेमेडी. तो जुकाम और बुखार के अलावा हमको दवाइयां किसी मरीज में दिखती नहीं है, जबकि हकीकत ये कि बेलोडोना इज अ वेरी फंडामेंटल क्रॉनिक रेमेडी, जैल्सीमियम इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर मेनी क्रॉनिक केसेस. ये तो मरीज डिसाइड करेगा ना. अगर वो मरीज जैल्सीमियम के सिम्टम्स दे रहा है क्रॉनिक केस में, तो क्या तुम उसको जैल्सीमियम नहीं करोगे? अगर मरीज बेलोडोना के सिम्टम्स दे रहा है क्रॉनिक केस में, तो तुम उसको बेलोडोना नहीं दोगे. क्यों? क्योंकि वो अक्यूट रेमेडी है. If the symptoms demand the medicine, if the symptoms demand the remedy, then who are you not to prescribe it? The law says give the remedy that covers the symptoms, that covers the patient as a whole. If the remedy, even if it is labeled as an acute remedy, covers the symptoms as a whole, you are nobody not to give that remedy. It is the patient who decides what remedy he needs. It is not we who decide. We are just the facilitators. Our job is to find the remedy that the patient is telling us about. Our job is to find the remedy in the book that the patient is telling us about. Yes, it is the patient who tells us the remedy. हम थोड़ी इमेजिन करते हैं, यहाँ पेशेंट नहीं तो हमको सिम्टम्स दिए, पेशेंट नहीं तो हमें बताया कि उसे कौन सी दवा की चाहिए. अब ये टेक्निकल नॉलेज हमारे पास है कि वो दवा हम सेलेक्ट करके उसको खिलाना. तो अगर पेशेंट नहीं बताएगा या पेशेंट को आप डिलीजेंटली नहीं सुनोगे, आप केस टेकिंग प्रॉपर्ली नहीं करोगे, जरूरी नहीं होता कि आप 2 घंटे केस में तभी आपके पास वो वाइटल सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आएगी. आप थोड़ी सी देर भी अगर आप पेशेंट को ध्यान से सुनते हो, प्रॉपर्ली सुनते हो, उसकी जनरलिटी ध्यान से देखते हो, यू विल ऑलवेज फाइंड सम इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑन बेसिस ऑफ इट यू कैन प्रिस्क्राइब, यू कैन फाइंड द सिम्टम. जरूरी नहीं है कि हर केस आपको ड्रीम्स दे, डिल्यूजन दे, सेंसेशंस दे. नॉट नेसेसरी. In fact, in the kind of scenario that we work in, अगर आपको दिन में 30, 40, 50 केस देखने होते हैं इंडियन सिनेरियो में, आप हर केस में आपको वो चीज नहीं मिलेगी. तो क्या हम क्लासिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऐसे केसेस में? क्या हम सिम्पटम नहीं ढूंढ सकते बिना उस डिल्यूजन, ड्रीम और सेंसेशन के? We still can. We still can. What we need is ईमानदारी. ईमानदारी से मरीज को सुनो. वो कहते हैं ना कि एक शायर ने कहा है कि मेरा मर्ज इतना लाइलाज न था, मेरा मर्ज इतना लाइलाज न था, तूने मुझे कभी
कभी सुना नहीं। तो मरीज को सुनो तो सही, मरीज को अच्छे से डिलीवरेटली सुनो, उसकी छोटी छोटी बात को सुनो, वो क्या कह रहा है, कौन से सिम्टम्स दे रहा है, उस सिम्टम्स को यूज करो डीडी करने के लिए। देन देयर इज रेयरली a case that will not be able to find the symptom. और अगर आपको सिम्टम मिलता है तो even then just giving the right remedy or finding the right remedy doesn't mean that you'll be able to cure. अगर मैं इसी लेडी को फॉस्फोरस 30 DDS 3 महीने के लिए खिलाता तो भगवान जाने का। एनिमल कहता है कि रिपीट करेगा, हमने तो देखो लिक्विड सॉल्यूशन से रिपीट किया था, फिर भी गड़बड़ हो गई। तो सिर्फ दवा देने से काम नहीं चलता, यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज अ केस। केस मैनेजमेंट इज as important as the selection of the remedy. Simply selecting the remedy doesn't work in its way. If you do not manage the case properly, then you are not going to be successful in curing the patient. Because cure needs diligence, cure needs patience, and cure needs आपको सिर्फ यही नहीं सीखना होता कि when to prescribe and what to prescribe. You also need to learn when not to prescribe. कब दवा नहीं देनी, और वो बहुत मुश्किल काम होता है। दवा देना सीखना तो बहुत आसान होता है। जब तुमने क्रॉनिक केस को एस्थमा के लिए तुमने उसको दवा दी और अगले दिन पेशेंट डायरिया लेके आ गया, तब हाथ को रोकना बड़ा मुश्किल होता है कि भैया प्रोनोफाइलर नहीं लिखेंगे, आर्सेनिक नहीं लिखेंगे। पेशेंट इट कुड बी अ हीलिंग रिस्पॉन्स। मैं नहीं कहता कि हर केस में ऐसा होगा, समटाइम्स देयर इज अ जेन्युइन नीड दैट द पेशेंट नीड्स मेडिसिन, बट अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ क्रॉनिक केसेस में यू कैन होल्ड योर हैंड्स, hold your hands, don't prescribe unnecessarily, don't give medicines when they are not required, don't give your medicine just for the sake of it। ये नहीं कि पेशेंट ने 2 सिम्टम नहीं बताया तो तुमने उसकी भी नई दवा दी। ओपीडीज में ऐसा ही होता है ना, मरीज ने 3 सिम्टम आज बोले तो ये दे दी, अगली बार 3 सिम्टम दूसरे बोले तो दूसरी दवाई दे दी, फिर उसकी अगली बार 3 सिम्टम दूसरे बोले तो तीसरी दवाई। उसमें मरीज कहाँ गया? सिम्टम्स को थोड़ी ठीक करना है, मरीज को ठीक करना है ना। मरीज थोड़ी बदल गया हर हफ्ते में, मरीज गई है तो उसकी दवा को बदल जाती है। अक्यूट इंटरकरेंट चाहिए होती है दवाइयाँ, और उसके सीजन के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से दवा बदल सकती है। नॉट सेइंग कि पेशेंट को सारी उम्र एक ही दवा पर चलाना, नहीं। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉनिक केस, during a chronic case, there are at times when you just need to do it. You need to learn when not to prescribe. So if you learn these things, then you will see that you can really cure patients. आराम देना, सिर्फ रिलीफ देना हमारा काम नहीं है। अगर हम सिर्फ रिलीफ देते हैं तो we are no better than homeopaths. In fact, we are worse than homeopaths. तो हमारे को काम ये करना है कि हमको क्योर करना है, क्योर करना है तो सिस्टमैटिकली करना है, अच्छे तरीके से करना है, रूल्स को फॉलो करते हुए करना है। रूल्स को फॉलो करोगे तभी मजा आएगा, तभी तुम्हारे को वो ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिलेंगे जिसकी वजह से आज तक हम कभी जिंदा है। ठीक है, तो केसेस तो और बहुत सारे थे, बट आज हम इसी एक केस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्यों नहीं गए, बनने में क्यों गए, दिस वॉज सब्जेक्टिव डिसीजन। मैं इसको बहुत ज्यादा आपको रैशनलाइज नहीं कर सकता। मोशोलॉजी अभी थोड़ा सा ट्रिकी होता ही है कि जब पेशेंट बेटर होता है तो हम थोड़ा सा हायर पोटेंसी, वाइटैलिटी जब पेशेंट बेटर होता है तो वी मूव ऑन टू हायर पोटेंसी। ठीक है, अब यहाँ पेशेंट को जब पैथोलॉजिकल लेवल पे काम कर रहा था तब मैंने उसको लो पोटेंसी दी। मुझे लगा पेशेंट को वाइटैलिटी, उसको सिम्टम्स कुछ भी नहीं, ठीक है ना, देयर आर नो सिम्टम्स, सिर्फ एक कंडीशन लेके आई पेशेंट हमारे पास, जब इंग्लिश में हमने उसको दवाई दी। मुझे लगा कि अब पेशेंट वाइटली बहुत स्ट्रांग है, यंग है,
एनर्जेटिक है, कोई सिम्टम्स नहीं दे रहा, तो यू कैन मूव ऑन टू हाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज ठीक है। Yes, that's it.